नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नोहॉलिक पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पैसे कैसे मैनेज करें। पैसे के मैनेजमेंट का होना एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी में। आज हम देखेंगे कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और एक्सपेंसेस का ट्रैक रखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं इन अ बेटर वे एंड इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी ज़िंदगी में। सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना होने की वजह से फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। So let's talk about this very basic yet very important topic, how to manage personal finances. Importance of financial planning. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसों को स्मार्टली और सिस्टमैटिकली मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक घर खरीदना है या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है फ्यूचर में, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें सही दिशा दिखाता है और फाइनेंशियल प्लानिंग से हम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग आवर फाइनेंशियल गोल्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं कोई, तो उससे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे कितना टाइम इस सब्जेक्ट में डिवोट करना चाहिए, कितना टाइम उस सब्जेक्ट में डिवोट करना चाहिए, एंड सिमिलरली मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए इस सब्जेक्ट में और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। बाय क्रिएटिंग अ प्लान यू कैन गेन कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। लाइक मुझे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा सेव करना चाहिए एंड कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड खर्च करना है तो कितना पैसा मुझे अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करना चाहिए और कितना पैसा मुझे अपनी नीड्स पे खर्च करना चाहिए। So financial planning plays a very important role. Also, there are many benefits by doing financial planning. One of the benefits is हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने से, और हमें अंदर से लगता है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंसेस। नेक्स्ट इज बजटिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। बजटिंग और एक्सपेंसेस ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। बजटिंग का मतलब है अपने इनकम और एक्सपेंसेस को एक प्लान में सेट करना। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हर महीने का खर्चा प्लान करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज़ पर कितने पैसे खर्च करे जा रहे हैं। बजटिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ बजट। Budget is a financial plan that outlines your income and expenses for a specific period of time. You can use a budgeting app or a spreadsheet to track your spending and expenses. Spending and savings. यही लिखा है यहाँ पे कि बजट बनाने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं और कितनी इनकम हमारी हो रही है। इनकम भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इनकम सोर्स ही नहीं है अच्छा सा, तो आप सोचिए मत कि आप सेव करेंगे या फिर एक्सपेंसेस कहाँ करेंगे वो सब, क्योंकि आपके पास इनकम फर्स्ट स्टेप है, आपके पास इनकम होनी चाहिए आपके पास। और आज के समय में तो जैसे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो इससे इनकम के भी एक सोर्स से काम नहीं चलता, 2-3 सोर्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है या फिर 2-3 इनकम सोर्स तो नहीं है, तो आप कैसे कोरोना के समय अगर वापस आ जाए तो उसमें कैसे फाइट करोगे। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी तो आप कैसे फाइट करोगे, क्योंकि कोरोना के समय में तो जैसे स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा हुआ था और वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी ऑफिसेस वगैरह कुछ नहीं खुल रहे थे, सब घर पे थे, है ना। तो ऐसे में आप एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करोगे, अपने सेविंग्स नहीं होगी तो आपकी, तो आप लोन लोगे या तो, है ना। और लोन को रीपे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप लोन को रीपे करने के लिए और लोन लोगे, फिर उसके बाद उस लोन को रीपे करने के लिए और लोन लोगे। ये साइकिल चलती जाएगी जब तक आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं आ जाता, इनकम के 2-3 सोर्स नहीं आ जाते, समझ रहे हैं। तो आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाएंगे। इसलिए सेविंग्स होना और इनकम होना बहुत ज़रूरी है। Remember my words. Next is setting financial goals. Having financial goals can motivate you to stay on track with your budget. फाइनेंशियल गोल्स होने से हमें मोटिवेशन आती है कि हम अपने बजट बनाएं और पता लगाएं कि कितने नीड्स पे हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितनी वांट्स पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च करा जा रहा है। फिर उसके बाद है ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। वही कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना कि कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेविंग्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बजटिंग। इन्वेस्टिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक अगर आप इफ यू आर इन्वेस्टिंग जो है आपको कहाँ कर सकते हो आप, या तो हाई इंटरेस्ट मिले उस सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। स्टॉक मार्केट में भी आपको इन्वेस्ट करना है अगर तो, एंड इफ यू आर अ बिगनर, तो बेसिकली आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है, तो वो देखने के लिए आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है।
आप देखिए अपने आसपास की अपने आपके हाउस होल्ड में या फिर आपके आसपास के सारे हाउस होल्ड्स में कौन सी चीज़ जो है वो कॉमनली यूज़ करी जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप उसमें टूथपेस्ट में देखें तो कोलगेट या पेप्सोडेंट ये आपको हर घर में लगभग दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि कोलगेट की मोनोपोली है मार्केट में, है ना। मार्केट में मोनोपोली है कोलगेट की। अब मोनोपोली है तो उसकी तभी तो उसकी इतनी डिमांड है, हर हर जगह वो वही दिखाई दे रहा है कोलगेट ही। तो उसकी मोनोपोली है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और इसका प्राइस भी जो है ज़्यादा होगा। अब उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका शेयर प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप अपने ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर कौन सा स्टॉक नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट इज डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। डेट मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बार लोग लोन्स ले लेते हैं पर उनको रीपे करने का सही तरीका नहीं पता होता। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से हम अपने लोन्स को सिस्टमैटिक तरीके से रीपे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लोन्स को हाई इंटरेस्ट रेट से पहले ही रीपे करते हैं तो हमें इंटरेस्ट चार्जेस से बचने में मदद मिलती है। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में मेनली 2 स्ट्रेटजीज आती हैं। फर्स्ट इज कंसोलिडेट डेट। इसके मतलब है कि हम अपने जो बहुत सारे हमारे हाई इंटरेस्ट के जो लोन्स हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोन्स हैं जिन पे हाई इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, तो हम उन्हें कंबाइन करवा के एक सिंगल लोन में कन्वर्ट करवा दें जिसमें हमें लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। इससे क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा इंटरेस्ट पेमेंट करने में और उसके बाद हमारा जो रीपेमेंट का प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटजी हो सकती है कि नेगोशिएट इंटरेस्ट रेट्स। हम अपने क्रेडिटर्स यानी जिनसे हमने पैसा उधार में लिया है उनसे बोल के हम अपना इंटरेस्ट रेट्स को जो है कम करवा सकते हैं ऑन आर एग्जिस्टिंग लोन्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो कर देते हैं इंटरेस्ट रेट कम अगर आपकी गुड क्रेडिट हिस्ट्री है और आपके में कमिटमेंट है रीपेमेंट करने की। सो दीज आर द डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। आगे का सोचकर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। जब हम अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए ग्रोथ का जरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे को मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड अच्छी रिटर्न्स भी पा सकते हैं उस पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से बहुत फायदे हैं, जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जरिया बनता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करने से हमारा क्या है, हमारा जो मनी है, हमारा जो पैसा है वो हमारे लिए काम करता है। हमें सीखना होगा कि अगर घर पे रखने से अपने पैसों को अच्छा हम उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दें जिससे हमारा हाई रिटर्न्स पे आते रहे और हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। मतलब हम पैसों के लिए तो काम कर ही रहे हैं, वो साथ साथ वो हमारे लिए भी काम करे। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब अपना सारा पैसा जो है एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। आप अपना सारा पैसा जो है डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, मतलब अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिससे अगर मान लीजिए आपका प्राइस गिर जाता है, स्टॉक प्राइस, तो आपका एक साथ ही सारा अमाउंट लूज ना हो जाए। अगर आपने डाइवर्सिफाई करके रखी होगी तो आप उसको बियर कर सकते हैं जो लॉस होएगा आपका। समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। थोड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में कर दिया, थोड़ा SIPs में कर दिया, ये होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देने से हमारे पास जो रिटायरमेंट के गोल्डन वो ईयर्स होते हैं तो उसमें हमारे पास अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है तब तक। समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से तब तक हमारी जल्दी स्टार्ट कर देने से हमारे पास अच्छी इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है। ये फायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने का। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक क्रूशियल स्टेप है। बहुत से लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचकर प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिटायरमेंट के लिए अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिटरमाइन रिटायरमेंट गोल्स। इसमें हम अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं कि हम अपनी कैसी रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं, रिटायरमेंट के समय हम अपना कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें कितनी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी इनकम होनी चाहिए हमारी। फिर उसके बाद कैलकुलेट योर सेविंग्स नीड्स, कि हम उस गोल्स को अचीव करने के लिए, रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कितनी सेविंग्स चाहिए होंगी, है ना। वो उन्हें कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद है डेवलप अ सेविंग प्लान, एक सेविंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करना। देखिए सेविंग स्ट्रेटजी जो है काफ़ी हो सकती है, जैसे कि 50-30 और 20 की स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर 70-20-10 की स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, 50-30-20 की स्ट्रेटजी क्या होती है कि मतलब 50% आपको अपना पैसा अपनी नीड्स में खर्च करना है, 30% आपको अपना पैसा अपनी बॉन्ड्स पे खर्च करना और 20% अपना पैसा आपको उस पर सेविंग्स करनी है उसकी। एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। सेकंड हो गई कि हमारी 70-20-10 वाली, कि हमें अपने 70% पैसा जो है नीड्स पे खर्च करना है, 20% जो है हमारा पैसा हमारे
उस पर सेविंग्स करने हैं, और उसके बाद 10% जो पैसा हमारा बचेगा ना वो हमें बॉन्ड्स पर खर्च करना है। ऐसी काफ़ी सेविंग स्ट्रेटेजी होती है जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमें सेविंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी चाहिए, और उस सेविंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना हमारा सेविंग्स का अमाउंट हुआ जो कि हमें बचाना है हमारे रिटायरमेंट गोल्स तक के लिए, को अचीव करने के लिए, रिटायरमेंट तक का। फिर उसके बाद सीक प्रोफेशनल एडवाइस। हमें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए टू पर्सनलाइज योर रिटायरमेंट प्लान। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कितने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, और कैसे आप कुछ टैक्स स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, मतलब सेविंग्स जो होंगी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे कुछ, तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मॉनिटर एंड एडजस्ट। उसके बाद अगर आपकी कुछ चेंजेस आते हैं आपकी इनकम में, चेंजेस आते हैं इनकम में, एक्सपेंसेस में, उसके उनको एडजस्टमेंट करना सीखना होगा आपको। मान लीजिए इनकम में कुछ आपका चेंजेस आ गए, कोई आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट करिए कि कितनी हमें सेविंग्स करनी चाहिए और कितनी हमें नीड्स पर खर्च करना चाहिए, कितनी हमें बॉन्ड्स पर खर्च करनी चाहिए टू अचीव आवर फाइनल रिटायरमेंट गोल्स। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस टॉपिक में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से हम अपने टैक्स लाइबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और हम अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में हमारा फर्स्ट आता है टैक्स डिडक्शंस। इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जिससे हमें टैक्स बेनिफिट मिले। टैक्स डिडक्शन मतलब टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट्स का क्या फायदा होगा, इससे हमारी टैक्स लाइबिलिटीज कम होंगी और हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी ना, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हमारी टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है, जो जिससे हम सिर्फ कंजम्पशन या फिर सेविंग वगैरह करते हैं, वो इनकम हमारे पास ज़्यादा बचेगी। उसके बाद आता है रिटायरमेंट अकाउंट्स। मतलब हमें कुछ ऐसे टैक्स एडवांटेज रिटायरमेंट अकाउंट्स में जैसे कि IRAs हो गए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारी सेविंग्स जो है उन पे भी कम टैक्सेस लगे। फिर उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। मतलब हमें कुछ टैक्स एफिशिएंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि म्युनिसिपल बॉन्ड हो गए, जिससे हमारी टैक्स बर्डन कम हो जाए, जिससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, मीन्स हमारी वेल्थ बढ़ेगी, हमारी वेल्थ बढ़ेगी। जिससे हमारे वेल्थ बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे पास इनकम जो है वो बढ़ेगी तो सेविंग्स में हमारी ज़्यादा होंगी, है ना, तो इससे काफ़ी फायदे हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशनल गाइडेंस। हमें एक टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए जिससे वो हमारे पास हमें कुछ टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताए, जिससे और टैक्स स्ट्रेटेजीज के बारे में बताए, जिससे हम अपने टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटेजी जो होती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए, वो होती है इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिशमेंट। इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कुछ सेविंग्स रखना अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई सडन जॉब लॉस होता है तो उसमें हम वो जो इमरजेंसी फंड का पैसा है उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही इसमें भी लिखा हुआ है पर्पस। First, a purpose. An emergency fund provides financial security during unexpected events like job loss or medical emergencies. It helps avoid debt accumulation and ensures financial security. सेम चीज़ है कि वही हमारा अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाएंगे तो उसमें हम इस इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है सेविंग्स गोल। एम टू सेव 3 to 6 months of living expenses. A higher amount provides greater financial security, especially if you have the dependents or a higher risk tolerance. इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कुछ कोरोना जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाती है तो उस और जहाँ जिसमें इनकम का कोई वो नहीं बचता है, क्योंकि कोई भी ऑफिसेज वगैरह खुलते नहीं है और कुछ काम वगैरह होता नहीं है, या तो आप तो इसमें हम 3 to 6 months अपने लिविंग एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हैं अपनी सेविंग से, इमरजेंसी फंड में जो अमाउंट है उससे, ठीक है ना। इससे हमारा जो क्या है कुछ टाइम का जो है हमारा मैनेज हो जाएगा, कुछ टाइम का जो है हमारा आराम से मैनेज हो सकता है इन सेविंग्स करने से, ठीक है, इमरजेंसी फंड में। फिर उसके बाद है फंड एलोकेशन। कीप इमरजेंसी फंड्स रेडिली एक्सेसिबल इन हाई यील्ड सेविंग अकाउंट और मनी मार्केट अकाउंट। मतलब हमें एक ऐसे अकाउंट में अपने इमरजेंसी फंड्स को रखना चाहिए जिसमें रेडिली एक्सेसिबल हो जाए, मतलब आसानी से निकल जाए पैसे, जैसे कि मतलब हाई लिक्विडिटी हो, जिसमें मतलब कोई ऐसी अकाउंट्स इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लगाना चाहिए अपना पैसा जिसमें से काफ़ी टाइम लगे अपना लिक्विड फॉर्म में आने में, पैसों को कन्वर्ट करने में। तो नेक्स्ट फोर्थ है रेगुलर कंट्रीब्यूशन। एलोकेट अ पोर्शन ऑफ योर इनकम रेगुलरली टू बिल्ड द इमरजेंसी फंड। मतलब अपना इनकम का कुछ पोर्शन हमेशा रेगुलरली उसमें इमरजेंसी फंड में ऐड करते रहना है। सो
आज के इस टॉपिक का कंक्लूजन ये निकलता है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए और हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जो हमने स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल डिस्कस करे आज, उनको अप्लाई करके आप अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल पा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं और अपना एक ब्राइटर फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। Now, I'm telling again and again guys that savings और investment बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देयर इज अ कोट बाय वॉरेन बफे को तो आप जानते ही होंगे। तो उनके द्वारा एक कोट दिया गया है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब वो चीज़ वो पैसा मत बचाइए जो आपका खर्च करने के बाद बचा है, बल्कि आप पहले पैसा बचाइए और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको खर्च कीजिए। उसको उसको जो उसके बाद पैसा बचेगा उसमें से डिसाइड कीजिए कि कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। ठीक है, तो आप पहले पैसा बचाइए। फिर देयर इज अनदर कोट बाय विल रॉजर्स that too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग वो मनी को स्पेंड करते हैं जो उन्होंने कमाया ही नहीं होता। मतलब या तो वो लोन्स के थ्रू करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के थ्रू करते हैं। ठीक है, वो पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाया ही नहीं होता। टू बाय थिंग्स दे डोंट वांट, मतलब वो चीज़ें खरीदने के लिए जो उनको चाहिए ही नहीं। टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो उन्हें पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सेविंग्स की वैल्यू, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ भी आपके मन में फीडबैक हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच गाइस। I will meet you in the next session. Thank you.